पढ़ लिया। मिस्टर एक्स हैज अ शॉप ऑन लीज एंड मेड अ डाउन पेमेंट ऑफ 2,50,000। उसने एक शॉप लिया लीज पे, डाउन पेमेंट कर भी दिया 2,50,000। Additionally, the rent under lease amount is rupees 96,000 per annum. This is the annual rent which he will have to pay in addition to the down payment. Initially कुछ पे किया और पूरे साल का 96 बाद में पे करना है. If the lease agreement is cancelled by Mr. X, then the initial payment is forfeited. अगर अग्रीमेंट कैंसिल होगा तो जो इनिशियल पे कर दिया ना 2,50,000 वो फोरफीट हो जाएगा. Mr. X plans to use the shop for general stores business and has estimated operations for the next year as follows. Sales less VAT, that is sales after VAT, COGS, wages and wages related cost, rent including down payment, 250 का down payment और 96 का rent, so total हो गया 346. Rates, lighting and insurance, audit, legal and general expenses, and this gives the net profit before tax as 18,000. In the business, Mr. X will be devoting half of his time. However, no provision has been made for his remuneration or salary. Mr. X खुद आधा टाइम देंगे बिजनेस में, लेकिन उनके सैलरी या रेम्यूनरेशन को हमने प्रोवाइड नहीं किया है. तो हम नहीं करते कभी भी ना, प्रोपराइटर का सैलरी या रेम्यूनरेशन अलग से प्रोवाइड नहीं करते, बट दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये ना करके वो कुछ और भी कर सकते थे, कई और काम कर सकते थे जहां पर उनको सैलरी मिल सकती थी, लेकिन उसका कोई अमाउंट हमें नहीं दिया है. अगर अमाउंट दिया होता तो उसे हम डिसीजन मेकिंग में कंसिडर कर पाते. अमाउंट नहीं दिया तो हम अपनी मर्जी से तो कोई भी अमाउंट अज्यूम नहीं कर पाएंगे. Then Mr. X also has an option to sublet the shop to his friend for a monthly rent of rupees 18,000 if he does not use the shop himself. एक ऑप्शन है इनके पास, अगर ये शॉप खुद यूज ना करे अपने बिजनेस में तो एक फ्रेंड को सबलेट कर सकते हैं. इन्होंने लीज पे लिया, उसको और सबलेट कर सकते हैं किसी फ्रेंड को, और उससे 18,000 रुपीज ही कैन अर्न, 18,000 पर मंथ. यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द संक एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द अबव प्रॉब्लम. आपको बताना है जो प्रॉब्लम है ऊपर, उसमें संक कॉस्ट कितना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना, कौन कौन सा संक कॉस्ट है, कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आइडेंटिफाई करना है. Second, state the most profitable decision which should be taken by Mr. X. Support your answer with appropriate calculation. पहले तो आइडेंटिफाई करिए कौन सा इसमें संक कॉस्ट दिखाई दे रहा है. 2,50,000 द संक कॉस्ट. अब आप शॉप को यूज करो चाहे ना करो, ये जा चुका है. यूज नहीं भी करोगे, रेंट अग्रीमेंट कैंसिल भी कराओगे, ये फोरफीट होगा, हमें वापस नहीं मिलेगा. In any case 250 का एक्सपेंस तो हो चुका है. So we have a sunk payment of down payment of rent. What will be the opportunity cost? 18,000 का रेंट. एक तो हमें बोला है कि वो कुछ रेम्यूनरेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, लेकिन इसका हमें अमाउंट मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ नाम दिया है इस कॉस्ट का, अमाउंट इज नॉट मेंशन्ड. दूसरा हमें बोला है अगर हम चाहें तो अपना बिजनेस यहाँ पर सेटअप करने की जगह इसको सबलेट करके 18,000 रुपीज कमा सकते हैं. सो दिस इज समथिंग वी आर अर्निंग ऑन द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव. दूसरा ऑल्टरनेटिव है जिससे हम ये कमा रहे हैं, जो अभी फॉरगो करके हम बिजनेस करेंगे. दैट मीन्स दिस इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. रेंट फ्रॉम सबलेटिंग शॉप which is 18,000 per month. ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू टेक द मोस्ट प्रॉफिटेबल डिसीजन. हमें बताना है कि इसको मिस्टर एक्स को क्या करना चाहिए जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो. तो इनके पास दो ऑल्टरनेटिव है, या तो सबलेटिंग कर दे या फिर अपना बिजनेस रन करे. ये दो ही ऑल्टरनेटिव है. सबलेटिंग पे 18,000 पर मंथ के रेट पे इनको मिलेगा, दैट इज 18,000 इंटू 12, दैट इज व्हाट ही विल बी अर्निंग.
वेराज खुद अगर अपना बिजनेस रन करते हैं तो कुछ सेल्स होगी, कुछ कॉस्ट लगेंगे. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट विल बी द प्रॉफिट फ्रॉम ओन बिजनेस. अगर बिजनेस करके प्रॉफिट ज्यादा है, बेनिफिट ज्यादा है कंपेयर टू सबलेटिंग, तो हमें बिजनेस करना चाहिए. अभी ओरिजिनली तो उनका प्रॉफिट दिख रहा है 18,000 विच इज फॉर द एंटायर ईयर. जो हमें ओरिजिनल P&L बना के दिया है उसके हिसाब से तो प्रॉफिट 18,000 है, और वो तो पूरे साल का है, मंथली नहीं है. तो इसको प्राइमा फेसी देख के तो हमें लगता है कि रेंट इज मोर बेनिफिशियल. वहां 18,000 हर महीने कमा रहे हैं. लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर एक संक कॉस्ट शामिल है, इस स्टेटमेंट के अंदर एक इररिलेवेंट कॉस्ट शामिल है. जो हम सबलेट करेंगे तो भी वो कॉस्ट हो चुका है, सबलेट नहीं किया, बिजनेस किया तो भी वो कॉस्ट हो चुका है. इन बोथ द कंडीशंस इट इज कॉमन. तो हमें खुद अपने हिसाब से स्टेटमेंट दोबारा से बनाना पड़ेगा. we'll make the statement of relevant cost. सेल्स आफ्टर वैट तो सेम ही रहेगा. अगर हम अपना बिजनेस रन करते हैं तो सेल्स आफ्टर वैट विल बी 22,20,000. कॉस्ट क्या क्या होंगे जो सिर्फ इसी ऑप्शन में है, जो सबलेटिंग के ऑप्शन में नहीं लग रहे हैं, केवल बिजनेस रन करने पे हमें कॉस्ट लग रहे हैं, वही हमारे लिए रेलेवेंट होंगे. एडिशनल कॉस्ट जो उसमें भी लग रहे हैं, इसमें भी लग रहे हैं, वो तो इररेलेवेंट. उधर भी हमें लेस करना पड़ेंगे, इधर भी लेस करना पड़ेंगे, तो उनको हम इग्नोर कर सकते हैं. पहला कॉस्ट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो केवल बिजनेस पे ही लगेगा 12,50,000. सबलेटिंग पे ये कॉस्ट नहीं लगेगा. नेक्स्ट इज वेजेस एंड वेजेस रिलेटेड कॉस्ट. अगेन सबलेटिंग अगर कर देते हैं तो कोई वेजेस पे नहीं करने पड़ेंगे. सो दिस विल बी 2,76,000. रेंट इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट, 2,50,000 का जो डाउन पेमेंट किया उसको मिला के इट इज 346. 250 का तो संक कॉस्ट है, वो तो हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है. आप अगर सबलेट भी करोगे तो भी वो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुका है. तो या तो उधर भी लेस करो, 18,000 पर मंथ में से लेस करो 2,50,000, और इधर भी लेस करो, या फिर ना इधर कंसिडर करो ना उधर कंसिडर करो, दोनों जगह उसको इग्नोर कर दो. तो हम रेंट यहाँ पर कंसिडर करेंगे केवल 96,000. 2,50,000 being irrelevant sunk cost. Yes, actually. Even the 96,000 जो रेंट का कॉस्ट है वो भी आपको दोनों ऑप्शंस में पे करना पड़ेगा. वेरी गुड. आप सबलेट करोगे तो भी आपको यहाँ का रेंट तो देना ही पड़ेगा. तो रेंट हमारे लिए रेलेवेंट पूरी तरह से है ही नहीं. अगर ये दो ही ऑल्टरनेटिव है, रेंट रेलेवेंट नहीं है हमारे पास. दोनों केसेस में रेंट कॉस्ट लगेगा. सो 2,50,000 is the sunk cost. And 96,000 will be common cost. Yeah, committed cost. So we can say this is irrelevant. Next, रेट्स, लाइटिंग एंड इंश्योरेंस. अब रेट्स, लाइटिंग, इंश्योरेंस का हमें अज्यूम करना पड़ेगा. जनरली तो ये बिजनेस करोगे तो लगेगा हमारा, अदरवाइज हम अगर रेंट पे देते हैं तो लाइटिंग वगैरह सब उसका, टैक्सेस वगैरह सब उसको पे करना होता है. जनरली द अग्रीमेंट इज लाइक दैट. अगर हम कोई भी चीज लीज आउट करते हैं या हम उसको किराए पे देते हैं तो जो भी लाइटिंग वगैरह के खर्चे होते हैं वो सब किराएदार के ही होते हैं, लैंडलॉर्ड के कोई एक्सपेंसेस नहीं होते. तो हम इस अजम्पशन पे ये मान सकते हैं कि ये जो लाइटिंग रेट्स वगैरह के एक्सपेंसेस हैं दे विल बी इनकर्ड ओनली इफ वी आर रनिंग बिजनेस. इसके लिए हम नीचे नोट लिख देंगे. अगर हम ये अज्यूम करें तो ये हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट. ऑडिट, लीगल एंड जनरल एक्सपेंसेस. अगेन ऑडिट, लीगल एंड जनरल एक्सपेंसेस भी क्लियर नहीं है कि सिर्फ बिजनेस का होगा या फिर
इन एनी केस वो हमारा पर्सनल है ही एक्सपेंस, दैट इज नॉट क्लियर, तो अगेन वी विल नीड एन अजम्पशन। ऑडिट क्योंकि वर्ड इसमें शामिल है, तो ऑडिट इज जनरली डन फॉर बिजनेस ओनली, बिजनेस होगा तो ही ऑडिट कराओगे, सिर्फ रेंट पे दोगे तो कोई ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इवन दीज कॉस्ट आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अवर बिजनेस। इन दैट केस ये भी सबलेटिंग के ऑप्शन में नहीं लगेगा, सिर्फ बिजनेस के ऑप्शन में लगेगा, तो इसको भी सिर्फ इधर ही हमें कंसिडर करना है। ऑडिट, लीगल, जनरल एक्सपेंसेस 50,000, इन दोनों के लिए हम एक नोट दे देंगे दैट वी हैव अज्यूम्ड दैट दीज कॉस्ट आर specific to the business। बिजनेस से ये स्पेसिफिकली रिलेटेड थे, बिजनेस नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा। दिस विल गिव अस द प्रॉफिट। हाँ, या तो उसको इधर कंसिडर कर लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, या उसको सेकेंड ऑप्शन कंसिडर करके फिर दोनों को कंपेयर करो। मतलब या तो इधर से लेस कर लो और फिर देखोगे यहाँ पे आपको नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है प्रॉफिट, या तो उस पर डिसीजन ले सकते हैं, या फिर ये एक ऑल्टरनेटिव हो गया, वो सेकेंड ऑल्टरनेटिव हो गया, दोनों के प्रॉफिट्स को कंपेयर कर ले, बोथ विल गिव अस द सेम आंसर। अलग अलग से कंपेयर करें या नेट ऑफ करके देखें। 3,64,000। आप चाहो तो यहीं से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेस कर सकते हो, एंड देन यू कैन सी द नेट बेनिफिट और कॉस्ट। अगर पॉजिटिव है, नेट बेनिफिट है, तो हमें ये ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। अगर नेगेटिव आ रहा है आफ्टर कंसीडरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। या तो वैसे लिख सकते हो, या फिर इसका प्रॉफिट ही अलग से बता सकते हो, और सेकेंड जो हमारे पास ऑप्शन है रेलेवेंट और से प्रॉफिट फ्रॉम सबलेटिंग, वो हम अलग से निकाल सकते हैं। $18,000 इज फॉर 1 मंथ, तो 12 मंथ्स का कितना होगा? 260, 2,16,000। बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट होगा 364, सबलेट करेंगे तो प्रॉफिट होगा केवल 216। दिस इज जस्ट कंपेरेटिव एनालिसिस, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है ये। नेट बेनिफिट या कॉस्ट हम इससे देख सकते हैं, कंपेरेटिवली हम बोल रहे हैं, कॉमन कॉस्ट को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया हमने। सो वी विल गो फॉर बिजनेस, क्योंकि इसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, तो हम बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे। Read the next question after this. Third question. Maruti Agencies has received an order from a valuable client for supplying 3 lakh pieces of a component at rupees 550 per unit at a uniform rate of 25,000 units in a month. मारुति एजेंसीज है कंपनी, उसने क्लाइंट से अग्री किया है 3 लाख यूनिट सप्लाई करने का पूरे साल में, एंड द रेट विल बी यूनिफॉर्मली 25,000 यूनिट्स पर मंथ। Every month we will supply 25,000 units. So in the entire year we will be able to supply 3 lakh units. Okay, this is the quantity which we have contracted. Rate दिया हुआ है हमें, selling price it's 550 rupees per unit. Variable manufacturing cost amount to rupees 404.7 per unit, of which direct material is rupees 355 per unit. बोला है जो यूनिट्स आप बनाओगे उसका वेरिएबल कॉस्ट है 404.7, उसमें से मटेरियल 355, बाकी का अदर वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर वगैरह सब कुछ मिला के, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब मिला के ओवरऑल आपका वेरिएबल कॉस्ट दिया है 404.7। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड अमाउंट टू रुपीज 30 lakhs per annum एक्सक्लूडिंग दी डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन को छोड़ के बाकी के आपके फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए हैं 30 lakhs पर annum, इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है. There is a penalty or reward clause of rupees 30 per unit for supplying less or more than 25,000 units per annum. अगर आपने पर मंथ 25,000 यूनिट से कम सप्लाई किया तो आपको पेनल्टी लगेगी 30 रुपीज पर यूनिट. जितने कम सप्लाई करोगे उस पर 30 रुपीज पर यूनिट की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी. वेराज अगर आपने 25,000 से ज्यादा किसी महीने में सप्लाई किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर यूनिट. जितना ज्यादा सप्लाई कर दोगे उसके ऊपर 30 रुपीज पर यूनिट के बेसिस पे यू विल गेट अ रिवॉर्ड. To adhere to the schedule of supply, the company procured a machinery, procured already खरीद चुकी है, worth rupees 14.2 lakhs, which will wear out by the end of the year and will fetch rupees 3.55 lakhs at the year end. ये जो शेड्यूल है 25,000 पर मंथ वाला, इस पे स्टिक ऑन रहने के लिए ताकि हम इतना प्रोड्यूस प्रॉपरली कर पाए, हम ऑलरेडी एक मशीन खरीद चुके हैं जिसका कॉस्ट है 14.2 लाख. यूजफुल लाइफ एक ही साल है. ये साल के एंड पे 3.55 लाख हमें स्क्रैप वैल्यू से मिलने वाली है. जब मशीन खरीद चुके हैं तो ये हो गया संक कॉस्ट 14.2. इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस. आप ऑलरेडी मशीन खरीद चुके हो. देन आफ्टर दिस सप्लाई ऑफ मशीन द सप्लायर ऑफर्स अनदर एडवांस्ड मशीन विच विल कॉस्ट रुपीज 10.65 लाख. हम ऑलरेडी जो मशीन खरीद ली वो आ गई हमारे पास. उसके बाद सप्लायर ने हमें एक एडवांस्ड मशीन बताई. हम एक मशीन तो खरीद चुके, फिर सप्लायर ने एक एडवांस मशीन हमें बताई है जिसका कॉस्ट है 10.65 लाख. विल वेयर आउट बाय द ईयर एंड नॉट हैव एनी रीसेल वैल्यू. इस एडवांस मशीन ये सस्ती है, 14.2 से सस्ती है ये, लेकिन हम ऑलरेडी 14.2 इनकर कर चुके हैं. ऑप्शन नहीं है कि 14.2 सिलेक्ट करें या फिर ये सिलेक्ट करें. दैट इज समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन डन. एक मशीन खरीद चुके हैं, उसके बाद पता चलता है कि कोई एडवांस्ड वर्जन है मशीन का जो 10.65 में ही अवेलेबल है और इस पे कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई स्क्रैप वैल्यू इससे जनरेट नहीं होने वाली है. If the advanced machine is purchased immediately, the purchaser will exchange the earlier machine supplied at the price of the new machine. अगर हम अभी के अभी एडवांस मशीन खरीद लेते हैं तो जो सप्लायर है हमारा वो हमें एक्सचेंज पे ये मशीन दे देगा. जितना भी नई मशीन का प्राइस है उस रेट पे एक्सचेंज लगा के वो हमें मशीन दे देगा. इसका मतलब पुरानी मशीन का वैल्यूएशन 10.65 जो नई मशीन का कॉस्ट है उस पे करके एक्सचेंज करके हमें दे देगा. ये मान के कि 10.65 की पुरानी मशीन ली, 10.65 की नई मशीन दी. इसका मतलब हम अगर चाहें तो हमें फ्री में ये मशीन मिल सकती है. एडवांस मशीन के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना है, पुरानी मशीन दे के ही हम ये मशीन एक्वायर कर सकते हैं. देन फिक्स कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द एडवांस मशीन विल इंक्रीज बाय रुपीज 14,200 पर मंथ फॉर द होल ईयर. मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा. While the old machine had the capacity to complete the production in 1 year, the new machine can complete the entire job in 10 months. पुरानी मशीन पूरा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 3 लाख यूनिट्स का उसको 1 साल में खत्म करती थी. ये मशीन 10 महीने में ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर देगी. 10 महीने में करेगी मतलब हर महीने 30,000 यूनिट्स बनाएगी. इन दैट केस हम 25,000 से ज्यादा की डिलीवरी दे रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा 5,000 पे रिवॉर्ड मिलेगा. मतलब अगर हम एक्सचेंज कर लेते हैं तो हमें एडिशनल रिवॉर्ड मिलेगा ऑन 5,000 यूनिट्स पर मंथ बेसिस पे. देन द न्यू मशीन विल हैव अ मटेरियल वेस्टेज ऑफ 0.5%. मटेरियल वेस्टेज होगा 0.5%, मतलब मटेरियल कॉस्ट ज्यादा लगेगा. 100 यूनिट से रिलेटेड जो मटेरियल कॉस्ट हम पे करते हैं उससे सिर्फ 95.5 यूनिट्स ही बनेंगे. 0.5% का वेस्टेज है. अज्यूम यूनिफॉर्म प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर फॉर बोथ द मशीन्स. ये मान के चलो कि दोनों ही मशीन्स आपको यूनिफॉर्म प्रोडक्शन दे रही है. पूरे साल में प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली होगा. मतलब ऐसा नहीं कि
अगर पूरे साल में 3 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो पहले एक महीने में ही 50,000 प्रोड्यूस कर लें, बाद में कम प्रोड्यूस करें। ओवरऑल हर महीने आपका प्रोडक्शन इक्वल ही रहेगा। यूजिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट और रेवेन्यू अप्रोच डिसाइड वेदर द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर द एडवांस्ड वर्जन। इंक्रीमेंटल अप्रोच लगा के हमें डिसाइड करना है क्या एडवांस्ड वर्जन पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओके, इंक्रीमेंटल अप्रोच, जो एक्स्ट्रा होंगे सिर्फ उन्हीं को ही कंसिडर करेंगे हम। देखें, शुरुआत से स्टार्ट करें हम। सबसे पहले हमें दिया है 3 लाख यूनिट्स का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, रेट था 25,000 यूनिट्स हमें सप्लाई करने थे हर महीने, एंड द सेलिंग प्राइस वाज 550। अभी भी हम 3 लाख यूनिट्स ही सप्लाई कर रहे हैं। नई मशीन लेंगे तो भी 3 लाख कर रहे हैं, नहीं लेंगे तो भी 3 लाख ही सप्लाई कर रहे हैं, और सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये जो 550 जो सेलिंग प्राइस दिया है, दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर अस, वो इंक्रीमेंटल नहीं है। Whenever we have to go for incremental approach, हम एक ऑल्टरनेटिव ही कंसिडर करके कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम मशीन एक्सचेंज कर रहे हैं, नई मशीन अगर खरीदते हैं तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है और कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, उसके बेसिस पे वील गिव द डिसीजन। एक्स्ट्रा हमें रेवेन्यू तो नहीं मिल रहा बेस्ड ऑन दिस 550 रुपीज। हम पहले भी 3 लाख यूनिट्स बेच रहे थे, अभी भी 3 लाख बेच रहे हैं, लेकिन पहले हम ये 3 लाख पूरे एक साल में बना के बेच रहे थे। इसका मतलब हर महीने हम 25,000 यूनिट्स बेचते थे। 3 लाख डिवाइड बाय 12 विल बी 25,000। हर महीने पहले हम 25,000 यूनिट्स बेचा करते थे, अब हम 10 महीने में ही प्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब हर महीने हम 30,000 यूनिट्स भेज रहे हैं। इसका मतलब 5,000 एक्स्ट्रा क्वांटिटी हम भेज रहे हैं, और बोला है 25 से ज्यादा जितना भी आप पर मंथ डिलीवर करते हो उस पे आपको रिवॉर्ड मिलता है 30 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। मतलब हम ये जो एक्स्ट्रा 5,000 डिलीवर करेंगे हर महीने फॉर द फर्स्ट 10 मंथ्स, पहले 10 महीने तक हम जो ये डिलीवर करते जाएंगे 5,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा, उन पे हमें रिवॉर्ड मिलता जाएगा। दिस विल बी समथिंग एडिशनल। अगर नई मशीन लेंगे तो मिलेगा, नहीं लेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं लेंगे तो हम रूटीन 25,000 ही बना के बेचेंगे, कोई रिवॉर्ड या कोई पेनल्टी नहीं होगी। लेकिन अगर मशीन लेते हैं तो हमें इंक्रीमेंटल बेनिफिट होगा ऑफ द रिवॉर्ड, एडिशनल रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कितना होगा? एक महीने में हम 5,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बना के भेज रहे हैं, ऐसा चलेगा 10 महीने तक, 12 महीने नहीं, सिर्फ 10 महीने। आपने मशीन स्पेशली इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ली है, ये कॉन्ट्रैक्ट 10 महीने में ही खत्म हो जाएगा अगर आप नई मशीन ले लेते हो तो पूरे 3 लाख यूनिट्स आप सप्लाई कर पाओगे। ओके, तो 10 महीने तक हम 5,000 एक्स्ट्रा यूनिट सप्लाई कर रहे हैं, हर एक यूनिट पे हमें रिवॉर्ड मिल रहा है 30 रुपीज पर यूनिट। सो व्हाट विल बी द एडिशनल रिवॉर्ड विच वील गेट? 15 lakhs। 15 lakhs का हमें एक्स्ट्रा फायदा होगा। आगे देखें तो हमें दिया है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर 404.7। 404.7 के वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जिसमें से मटेरियल इज 355। मटेरियल कॉस्ट इज चेंजिंग, मटेरियल कॉस्ट में देयर इज सम एडजस्टमेंट। लास्ट में हमें बोला है मटेरियल का वेस्टेज है 0.5%। देयर इज अ वेस्टेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ 0.5%, तो बाकी सारे कॉस्ट तो सेम ही होंगे। अदर वेरिएबल कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, वो पहले भी 3 लाख यूनिट्स पे उतने ही लग रहे थे, अभी भी उतने ही लगेंगे। सिर्फ मटेरियल कॉस्ट पहले हम विदाउट वेस्टेजेस इनकर कर रहे थे, अब उसमें कुछ वेस्टेज भी हो रहा है। सो वील हैव एडिशनल मटेरियल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट में है हमारे पास एडिशनल मटेरियल कॉस्ट। कितना लगेगा एक्स्ट्रा मटेरियल कॉस्ट? तो एक यूनिट पे लग रहा था अभी तक 355। 355 वॉज वॉट वी वर इनकरिंग ऑन 1 यूनिट, और बोला गया है 0.5% का अब हमें वेस्टेज होता है। 0.5% का वेस्टेज है, निकालिए तो फिर मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना होना चाहिए?